नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। आज हम आए हैं फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ। इस तरफ भिंडी का खेत है, इस तरफ तोरई का खेत है और यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा किसानों के दर्द को दिखाते हुए। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम यमुना खादर में खड़े हैं इस समय। बार बार मैं क्यों आ रहा हूँ कि पूरे देश का किसान परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली का किसान सुखी है। दिल्ली का किसान भी परेशान है और उस परेशानी का आलम क्या है, क्यों परेशान है दिल्ली का किसान। दिल्ली में किसान भी है, दिल्ली में सब्जियां देखो लहरा रही हैं खादर में। इतनी उपजाऊ ज़मीन के अंदर ये सब्जियां, शानदार सब्जियां हैं जो लहरा रही हैं। और इस लहराते हुए मैं दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट मैंने करी थी आज से 1.5 या 2 महीने पहले खादर की, जिसमें कुछ ठेकेदारों ने अनैतिक तरीके से गड्ढे खोदे थे खेतों में, जो मैंने आपको दिखाई थी और आपने काफ़ी पसंद भी की थी। उसके बाद हमने कंप्लेंट डाली और आप लोगों की कृपा, सब लोगों की दुआ से वो किसानों के खेतों में खोदे हुए गड्ढे बंद हो गए हैं। दिखाऊंगा, देखिए ये गड्ढे का शॉट अगर आप दिखा सकें इनको, तो ये वही गड्ढा था। आज पूरी तरीके से ये बंद हो चुका है, क्योंकि सरकार को जब पता चला, डिपार्टमेंट को पता चला कि कुछ लोग अनैतिक तरीके से वसूली कर रहे हैं, तो ये गड्ढे बंद हो गए। तो मिनी संसद को इसका श्रेय जाता है कि उसकी एक छोटी सी रिपोर्टिंग से यहाँ पे जो ये गड्ढे थे, ये गड्ढों का काम रुका। किसानों की ज़मीन में नाजायज़ तरीके से उगाही हो रही थी, वो रुकी। आज फिर आया हूँ मैं आपको फिर मैं आया हूँ आपको, तो आप ये आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कभी कभी कैमरा हलचल कर देता है, तो कैमरा भी की सीमाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लगातार बात करते रहते हैं। लगातार बात कर रहे हैं हम, लगातार। मैं कैमरामैन से कहूँगा, कैमरे में अगर वीडियो सही आ रही है तो मुझे एक बार हैंड अप, थम्स अप कर दे। ठीक आ रही है? वेल, बहुत अच्छा। तो हम चलेंगे आगे और हम अभी आपको किसानों से बात कराएंगे। किसानों बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या समस्या है उनकी, क्या परेशानी है, सरकार से क्या मांग है इनकी, इनका दर्द क्या है, कितने पुराने हैं ये। सर आप तो यंग लग रहे हैं, काफ़ी किसान, यंग किसान। जी, हमारे यहाँ पे 3 पीढ़ी गुजर चुकी है सर। हाँ। और हम सन 1935 से मेरे दादाजी जो थे अच्छा। यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा। और कंटिन्यू हम अभी 2020 और जो ये चल रहा है अभी हाँ। दौर, हाँ। और इसमें रेगुलर कंटिन्यू हम खेती बाड़ी कर आपकी रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि यहाँ हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। कोई आपको सरकारी मदद नहीं मिल रही है? कोई सरकारी मदद नहीं मिलती जी, और ना कोई फैसिलिटी हमें मिलती है, ना केंद्र सरकार की, ना दिल्ली सरकार की। और हम गुहार सरकार से भी लगाते हैं और हर जगह लगाते हैं। और ये ठेकेदार क्यों परेशान करते हैं आप लोगों को? सर ये इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये दबंगई है और पुलिस के माध्यम से। और अब दबंगई दिखाते हैं 8-10 आदमी जो इस टीम में जो है, वन विभाग में है, चाहे PWD में है, ये सब मिली जुली इनकी एक जगह कहीं ना कहीं इनकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कानून की आड़ में या कानून की का डर दिखा के लोगों को डरा कर धमका कर अपना नाजायज़ तरीके से वसूली करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं। सरकार कभी भी किसी किसान की ज़मीन ले सकती है, ऐसा सरकार को पावर है। और किसानों ने, इस देश के किसानों ने कभी मना नहीं किया ज़मीन देने से। किसान अपना बेटा देता है तो फौज में जाके देश की रक्षा करता है, और किसान ज़मीन देता है तो वो आप विकास करते हैं। लेकिन किसान की छाती पर मूंग डलने के लिए जो भेड़िए पल रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप अंकल? हमको अभी 3 पीढ़ी गुजर गई है खेती करते हुए, और मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। मतलब हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे। हाँ। और उसके बाद में हम इतने लिखे पढ़े नहीं है जो हम और गुजरात कर सके। हम इस खेती पे निर्भर है और हमको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। मतलब हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमारे पास यही चारा है, मतलब खेती करने का। दर्द देखिए आप, दर्द की गहराई को शिद्दत से महसूस करिए, कितने दुखी हैं ये लोग। असल में ये लोग कोई घुसपैठिए नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं ये लोग। जो लोग अलग तरीके से घुसपैठिए होते हैं, जो ज़मीनों पर झुग्गियां डाल लेते हैं या बांग्लादेशी होते हैं, उनको तो सरकार प्लॉट दे देती है। उनको प्लॉट दिए भी गए हैं दिल्ली में, उनको रिहेबिलिटेट किया गया है। लेकिन जो लोग ज़मीन के जायज़ कब्जेदार हैं, मालिक हैं, जिन्होंने जगह समय समय पर टैक्स अदायगी की है, उनको सरकार की इस तरीके से परेशान करना कहाँ तक लगता है आपको, कैसा लगता है?
जी हम तो इतने परेशान हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में रोज मरते हैं, रोज जी रहे हैं। क्योंकि हमें ठेकेदार लोग कभी किसी के नाम से, कभी डीडीए के नाम से, कभी तोड़फोड़ के नाम से हमें परेशान करते रहते हैं। मैं पीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें ये बताइए, हम बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं या रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको सबको जगह दे दी गई और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रखा है। ये देखिए, गहराई शिद्दत से महसूस करिए। किसान पूरी तरह से देश के हित में काम करता है, अन्नदाता है किसान। किसान जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने कहा जय किसान जय विज्ञान जय जवान। लेकिन अब इस किसान के नारे का क्या हुआ? क्या हुआ? कौन से कानून है जो किसान की रक्षा करेंगे? कैसे किसान की रक्षा होगी? ये इतना पढ़े लिखे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें नहीं जानते, हाई कोर्ट की चीज़ें नहीं जानती, ये बहुत सारे कानून नहीं जानते। इनको तो सरकार ही, कोर्ट कोई भावना नहीं समझता है, कोर्ट तो कानूनों पे चलता है। सरकार कानून बनाती है जनता की भावना ध्यान में रखकर। तो जनता की जिससे सुरक्षित हो सके ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए और इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, देखिए बोलने में भी इनको थोड़ा सा हिचकिचाहट है। आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। कब से? हमारा नाम महेश राम है अच्छा, और मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। भूतपूर्व सैनिक, एक सैनिक बैठा हुआ है यहाँ पे, भूतपूर्व सैनिक, इंडियन आर्मी, जिसको हम अपने सर पे रखते हैं, अपने अपने जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो सैनिक बैठा हुआ है, वो किसान है, वो भी परेशान है। तो यहाँ पर जब बाढ़ भी आ जाती है तो कोई न डीडीए का, कोई सरकार, दिल्ली सरकार, न केंद्र सरकार कोई भी मुआवजा यहाँ नहीं देता। फसल वगैरह सारा डूब जाता है, कोई रहने का व्यवस्था नहीं, खाने का। वो ले जाते हैं सारे मडावली वाले गांव वाले ले जाते हैं। यहाँ पर कोई पशु भी हैं, हम रखे हैं तो उनके लिए भूस भी नहीं उस समय मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। देखिए कितनी समस्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसान, पीड़ित हैं, कोई भी उनको सरकारी लाभ नहीं है। उनकी ज़मीनों पर खेती करते हैं वो, जिससे उनकी जीविका चलती है, तो उस पर भी ठेकेदार, अनैतिक लोग कानून की आड़ में या गैर कानूनी रूप से भी, जैसे ये गड्ढे खोदे थे और बंद हो गए, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप में से कौन बात, आप अंकल जी बताइए अपनी बात। अच्छा बोल के। हाँ बोलिए। मेरा नाम जगदीश सैनी है। हाँ। मैं भोगल से यहाँ आता हूँ यमुना बैंक पर खेती करने के लिए। 40 साल हो गए मुझे खेती करते हुए, और यहाँ मैंने गुलाब लगा रखी है, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। तो डीडीए वाले, फॉरेस्ट वाले आते हैं या गड्ढे खोद दिए यहाँ पे कि यहाँ पेड़ लगाएंगे। इतने अच्छे हमने पेड़ लगा रखे हैं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि फॉरेस्ट वाले नहीं थे, वो कुछ इलीगल लोग थे जो हाँ कैसे भी, हाँ देखो ठीक आए ना, तो हमें तो धमकी दे गए ना। धमकी दे गए कि हम यहाँ गड्ढे खोदेंगे, पेड़ लगाएंगे। अब पेड़ हमने इतने अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, फल फूल के भी लगा रखे हैं, गुलाब लगा रखी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गड्ढे खोद दिए और हमें यहाँ से भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। असल में यहाँ लोग पेड़ भी लगाते हैं, किसानों तो ये खुद कह रहे हैं कि वो पेड़ खुद लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार इसके लिए प्रोत्साहित करे, उनको ठेकेदारों को देती है तो किसानों को ही पैसा दें जिससे वो खुद पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के लिए कोई मना किसान नहीं कर रहा है, लेकिन पेड़ लगाए तो किसान ही लगाए, अपनी जमीन पे लगाए, ना कि जमीन कोई दूसरा आदमी यूज करे उसको, और वो पेड़ भी ना लगाए और फिर वो वसूली करे खेती के नाम पर कि दूसरों को खेत बेचे। ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो परेशान हूँ। यहाँ खेत बो देते हैं, अब उजाड़ देते हैं। हैं, अब तोरी चल रही है, गड्ढे खोद दिए उनने, तो हमेशा ऐसे ही करता चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? खेमपाल। खेमपाल जी, कितने समय से आप यहाँ? हमें तो करीब 29-30 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अच्छा, 30 सालों से। हाँ। और आप सर बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोरपाल है। हाँ, मुझे लगभग 40 साल हो गए यहाँ खेती करते। देखिए 30, 40, 50 साल, क्योंकि इनके बाप दादा भी कर रहे हैं, तो ये अपना पीरियड बता रहे हैं 30-40 साल, लेकिन इनके बाप दादा परदादा सब इन्हीं खेतों से जुड़े हुए रहे हैं, पुराने लोग हैं ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालीचरण। कालीचरण जी हैं। कालीचरण जी, खेती करते हैं आप? हाँ जी, खेती करते हैं। आपका खेत है? हाँ खेत। कितना बीघा खेत है आपका? खेत है 5 बीघे। 5 बीघा खेत है। कोई बड़ा किसान नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। 5-5, 10-10 बीघा खेत है, जिससे रोजगार, जिससे इनका पेट ही मुश्किल से भर पाता है। उसके बाद भी दलालों के चक्कर, ठेकेदारों के चक्कर, सरकारी चक्कर, ये कितना कोर्ट में भागेंगे? इनकी सुरक्षा दायित्व है दिल्ली सरकार का। अरविंद जी कहते हैं कि दिल्ली सरकार का किसान बहुत सुखी है, तो आज दिल्ली की सरकार के को देखना चाहिए कि किसान अगर दुखी है तो उसकी पीड़ा को हरा जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बाबूराम सैनी है। हाँ। हमारे पिताजी शुरू से खेती करते थे, उनके बाद में मैं खेती करने लगा हूँ आज के। हाँ। तो ये अब
आते हैं आज के डीडीए वाले वगैरह और कोई ठेकेदार वो गड्ढे खोद जाते हैं और हमें परेशान करते हैं हर तरीके से। हाँ। अब कुछ लोग डीडीए कहते हैं, कुछ लोग पीडब्ल्यूडी कहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन आता है, लेकिन बस वसूली चल रही है, धड़ाधड़ वसूली चल रही है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, जिससे सरकार के कान खड़े हों। हम भी अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी दशा और सरकार को देंगे कि सरकार इनके लिए कोई योजना लाए, इनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, इनके लिए उज्ज्वला योजना हो, इनके लिए पानी बिजली पानी भी काट दिए गए हैं इनके। बहुत पुराने लोग हैं ये। आप में से अगर कोई और भी कुछ कहना चाहता है तो ज़रूर हाथ उठा दे अपना, मैं पास में आ जाऊँगा। आप में से आप कहना चाहेंगे, नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, किशोरी लाल नाम है जी मेरा सैनी। हाँ 5 बीघा खेत है मेरे पास। हाँ। 40-50 साल से खेती कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ और उसी ज़मीन से हम 5 बीघे से पेट पालते हैं बच्चों का। हाँ आगे हम 40 साल से ये भी हो सकता नहीं बना पाया भाई बच्चों को कहीं रहने के लिए जगह होए। बस। हम यहीं पे अपनी झुग्गी में रहते हैं, जमुना आती है तो ऊपर रोड पर चले जाते हैं, अच्छा। फिर दोबारा खेत में आ जाते हैं। बस इतना ही कहूँगा जी। देखिए, ये जमुना से तो इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन सरकार से और ठेकेदारों से एडजस्टमेंट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जमुना आती है तो चली जाती है, लेकिन जो ठेकेदार आया है वो जौक की तरह इनके ऊपर चिपक गया है, खून चूस रहा है इनका, इनकी गाड़ी कमाई खा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रकृति तो थोड़ी देर के लिए आती है और उसमें किसान अब झेल लेता है, लेकिन ये ठेकेदारों से और ये जो सत्ता के लालची हैं या जो पैसे के लालची हैं या ऐसे लोग हैं जिनको कानून की आड़ में यहाँ पे रैकेट चला रहे हैं, उनका ये कैसे, उनसे कैसे लड़ें। आप में से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेगा जी? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमें जो केंद्र सरकार की जो 164 योजना है, हाँ जिसके तहत लैटरिन, बाथरूम और बहुत सारी ऐसी योजना हैं, उसके तहत हमें हमारी पीएम साहब से और सभी जितने भी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से हमारी निवेदन है। हमारे लाइट जो आ रही थी लाइट सर, वो हमारी लाइट एक षड्यंत्र के तहत वो लाइट काट दी गई और हमें कोई लाइट की सुविधा नहीं मिल रही है, ना हमारे पास कोई लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ की हमारी जो माताएं बहनें वो सब खुले में शौच जाते कोई हैं। पुराना कागज अभी आपने मंगा रखा है जिसमें आप दिखा सको कि आप बहुत 85 साल से यहाँ पर हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए इनको कोई सुविधा नहीं है। देखिए कागज भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल है, ये समय समय पे टैक्स देते रहे हैं और सरकारी कागजों में इनका नाम है, यानी ये थे यहाँ पर। ये बहुत सारी फर्द हैं इनकी और दिल्ली सरकार के अलग अलग मैं दिखाऊंगा। एक एक खोल के दिखाइए। ये देखिए एक एक चीज़ दिखाइए कि ऐसा नहीं है कि ये लोग इलीगल लोग हैं, ये लोग कानूनी रूप से रहे हैं यहाँ पर। ये हमने टैक्स लीज जो भरी थी वो है सर। देखिए अलग अलग है, अलग अलग पर्चियां हैं पुरानी। इससे पता लगता है कि ये कहीं कोई ऐसे नहीं है कि ये आके बैठ गए हों, कोई बांग्लादेशी हो, कोई रोहिंग्या हो, ऐसे लोग नहीं हैं। इनके पास बहुत पुराने दस्तावेज हैं। वो दस्तावेज इनको नहीं पता क्या है, सरकारी लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया है कि ये थे यहाँ पर, ये थे 50 साल से यहाँ पर थे। तो अगर ये सिद्ध होता है तो इनका कोई भी दस्तावेज हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सरकार, कोर्ट तो कानून पे चलता है, तो सरकार अगर कोई ऐसा कानून आड़े आ रहा है जो इनकी जीविका रोकने में आ रहा है तो सरकार को कोई कानून लाना चाहिए इनके खिलाफ, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए लाना चाहिए। मैंने सुना है आप लोगों ने जमीनें भी दी हैं अपनी। हाँ जी, हाँ जी। कौन बताएगा कौन सी जमीन दी है? यमुना बैंक में। आप बताएंगे राजेश जी? हाँ आप बताइए। सर, ये जो हमारे बैक साइड में अभी मेट्रो बनी है, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है। हाँ। इसमें ये तो नहीं पता कि कितने हेक्टेयर जमीन गई हुई है, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा डिपो बना हुआ है। वो हमने सरकार को ऐसे हमने दे दिया जी। यहाँ के किसान जो थे वो सरकार की जरूरत पड़ी और हमने दे दिया। देखिए ये लोग देते रहे हैं जमीन अपनी। हाँ, और अच्छे दाम पे ये जो खेल गांव बना हुआ है और उसके पीछे जो फ्लैट बने हुए हैं सब सर खेती होती है। वहाँ पे मेरे चाचा जी रहते थे। हाँ। और उस टाइम जब बनने लगा तो वहाँ से उन्होंने। देखिए ये लोग तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शंस नहीं करते हैं जो यमुना के खादर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर मेट्रो बन रही है, सड़क बन रही है, तो बेशक पर्यावरणविदों को देखना चाहिए कि वो कानूनन हो जाते हैं बेशक, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान करते हैं इसकी परिस्थिति को, क्योंकि वो पक्की स्ट्रक्चर है। चाहे वो अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे वो मेट्रो, वो पक्की स्ट्रक्चर है। किसान तो खेती कर रहा है,
खेल गांव बनाया है, फ्लैट्स बने हैं, तो इन किसानों को भी, ये भी तो इंसान है, इनको भी जीने का, ये अन्नदाता है ना हमारे, तो इनको भी जरूरत पड़ती है, जमीन हम देते हैं। जब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, खेल गांव के लिए कर सकती है, तो किसान के लिए भी कर सकती है। क्या तो कहेंगे? यही कहना है कि ये सब चीज इंक्वायरी किया जाए और असलियत को सामने लाया जाए। सत्य वही है जो कानून कहे, और कानून अगर इनके लिए कोई कानून नहीं है किसानों के लिए, तो कानून बनाया जा सकता है, इनको संरक्षण दिया जा सकता है। सरकारें हम इसीलिए चुनते हैं कि आम जनता को अगर कानून से संरक्षण ना मिल पाए तो नया कानून बनाया जाए, इनको सुरक्षित किया जाए, इनको संरक्षित किया जाए। ये हमारे देश के नागरिक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और लोगों को किसान का दर्द बताइए, दिल्ली के किसान का दर्द बताइए। इसी के साथ मैं मनोज सुराजी सभी किसानों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी वजह से यहाँ खादर में गड्ढों का काम रुका, और आप चाहेंगे तो ज़रूर इन लोगों को इनका हक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।